हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर शशिमोहन में। आज हम एक ऐसी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जिस कहानी का जो फोकस है वो तीन बातों पर है। एक है आपका डिसीजन मेकिंग पावर, एक है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम और एक है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। मतलब आपका समय का क्या महत्व है जीवन में, निर्णय लेने की क्षमता का क्या महत्व है जीवन में, और आपका मातृभाषा का क्या महत्व है जीवन में। इस तीन चीज़ों को लेकर के अल्फोंसो डोडेट ने एक कहानी को बुना और उस कहानी का नाम है द लास्ट लेसन। नाम से स्पष्ट है, अंतिम अध्याय। और इसमें जो डिस्कस किया है लेखक ने वो किया है दो देशों के बीच में जो युद्ध होता है वो है आपका प्रशिया और फ्रांस। और जो प्रशिया है जिसको वर्तमान समय में हम कह देते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो युद्ध होता है वो उस युद्ध का परिणाम ये होता है कि जो जर्मनी है, जो प्रशिया है, वो फ्रांस के दो जिले अल्सैक और लॉरेन को अपने कब्जे में ले लेता है। और उस कब्जे के बाद जो फ्रांस का सिस्टम है, खासतौर से उन दो जिलों का अल्सैक और लॉरेन का, उसके शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वहाँ की जो समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बच्चा है इसमें, उसका नाम है फ्रेंच, और उसके एक गुरुजी है, उनका नाम है आपका एम हेमल। इन दो लोगों को ध्यान में रखकर या केंद्र बिंदु में रख करके कहानी को बनाया गया है कि एक बच्चा है जिसका नाम फ्रेंच है, और वो सुबह सुबह घर से निकलता है स्कूल के लिए। और जब वो घर से स्कूल के लिए निकलता है तो उसके मन में एक द्वंद्व आता है। जो पहला द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है या इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, वो है निर्णय लेने की क्षमता। क्योंकि उसको गुरुजी ने कहा था भाई कि आपको क्या याद करके आना है, वो है पार्टिसिपल। और क्योंकि उसने पार्टिसिपल को याद नहीं किया था ढंग से, कुछ भी याद नहीं था उसको, तो उसके मन में एक विचार आया कि यार आज जो मौसम है बहुत सुहाना है, खिली खिली धूप है, सुनहरा सा आउटलुक है, तो क्यों ना जो पर्शियन आर्मी है वो जो ड्रिल करती है उस ड्रिल को एंजॉय किया जाए गुनगुनी धूप में। लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी ने कहा था कि भाई कि फ्रेंच कल आपको आकर के पार्टिसिपल के रूल सुनाने हैं या पार्टिसिपल के बारे में बताना है। एक ये भी था, लेकिन पार्टिसिपल को फ्रेंच ने याद नहीं किया था। तो फ्रेंच के सामने एक कंडीशन आई, वो था कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन मेकिंग पावर का, कि कौन सा निर्णय लूं। एंजॉय करूं तो डांट से बच सकता हूं, मार से बच सकता हूं, और अगर स्कूल जाता हूं तो फिर मार पड़ सकती है, डांट पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में लेखक ने एक संदेश दिया है हम सभी के लिए कि जब कभी भी आप इस तरह के द्वंद्व में फंसे तो हमेशा वो निर्णय लीजिए जो आपके लिए सही हो, बशर्ते उसमें मुश्किलें हो, समस्याएं हो, अप्स एंड डाउन हो, लेकिन हमेशा उसी रास्ते को चुनिए जो आपके लिए सही हो। जैसे यहाँ पे फ्रेंच चुनता है, और वो चुनता है स्कूल जाने के निर्णय को। उसने कहा ठीक है वहां पर एंजॉय होगा, लेकिन ये मुझे गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, और इस तरह से अगर मैं लगातार ऐसे करता रहूंगा तो मैं हर परिस्थितियों से भागता चला जाऊंगा, और मैं कब तक स्थितियों और परिस्थितियों से भागूंगा। कभी ना कभी तो मुझे किसी प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो उसने उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेकर के वो स्कूल की तरफ बढ़ा। जब वो स्कूल की तरफ बढ़ा तो रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता है। उस टाउन हॉल में एक नोटिस बोर्ड रहता है, और वो जो नोटिस बोर्ड है उसका एक इतिहास है कि वो उसमें जब भी कोई खबरें आती है तो वो हमेशा मनहूस होती है, मतलब बुरी खबरें होती है। तो वो बच्चा वहां से जल्दी से भाग रहा होता है स्कूल के लिए, फ्रेंच। लेकिन तभी वहां पर जो एक लोहार होते हैं और उनके साथ उनका प्रशिक्षु, मतलब जो काम सीख रहा होता है, वो होते हैं। तो जैसे वो बच्चा वहां से गुजर होता फ्रेंच, तो वो जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है वो आवाज देता है भाई कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी, अभी तो बहुत समय है स्कूल जाने में। तो यहाँ पर एक सटायर है, एक व्यंग किया गया है बच्चे को कि भाई तुम ऑलरेडी घर से जब देर हो और घर से देर से निकले हो तो फिर इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत, क्योंकि आप ऑलरेडी देर में घर से निकल रहे हो, तो इसमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक और दूसरा ये भी है क्योंकि शायद जो वो ब्लैक स्मिथ है उन्होंने उस खबर को पढ़ लिया है कि अब इसमें जर्मन का कब्जा हो चुका है, और निश्चित तौर पर कि आगे भविष्य में यहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपका स्कूल जाने का कोई महत्व नहीं रह गया। तो दो तरह से इस बैंक को समझ सकते हैं। लेकिन बच्चा जो फ्रेंच है वो आगे बढ़ता है और स्कूल की तरफ जाता है। उस अहाते में पहुंचता है, उस स्कूल ग्राउंड में पहुंचता है जहां पर उनका स्कूल चलता है। वहां पर जनरल जो एटमोस्फेयर होता है स्कूल का, उसमें ही होता है कि स्कूल में जो चेयर है, आपकी मेज है, और सर की जो वो होती है, स्टिक होती है, उसकी जो आवाज होती है, और बच्चों के चीजों को दोहराने की, रिसाइट करने की जो आवाजें होती है वो गूंजती हैं, और बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। तो फ्रेंच के दिमाग में होता है कि इस शोर शराबे के बीच में मैं चुपके से क्लास के अंदर अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे वो विद्यालय में पहुंचता है अपने, तो पाता है कि वहां पर माहौल बहुत शांत है, और इतना शांत है कि जैसे संडे को होता है, रविवार को होता है, क्योंकि उस दिन स्कूल बंद होता है तो बहुत ज्यादा शांति होती है।
तो वो झांकता है अंदर खिड़की से और देखता है कि जो एमएमएल सर हैं वो एक स्टिक लेके अपनी बाह के बगल से घूम रहे हैं, और फिर वह चुपके से दरवाजा खोलता है और चुपचाप से अपनी कुर्सी में जाता है बैठने के लिए। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि उसे दिमाग में था कि गुरुजी मुझे डांटेंगे क्योंकि मैं काफ़ी देर में स्कूल आ रहा हूँ। लेकिन जो एमएमएल सर हैं शांति से उसे बोलते हैं कि फ्रेंच बेटा, हमने आपके बगैर ही जो चैप्टर है, जो हमारा लेसन है, उसको शुरू कर दिया था और उन्होंने कुछ डांटा नहीं और बैठने के लिए बोल दिया। तो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो। फिर जब वो देखता है तो फिर देखता है कि जो सर हैं उन्होंने आज एक हरे रंग का जो उनका कोट था और झलकदार कमीज थी और एक रेशमी टोपी थी उनकी, वो पहनी हुई है। और जनरली वो उस तरह के जो उनका लिबास है वो तभी धारण करते थे जब या तो वहां पर कोई इंस्पेक्शन डे हो, कोई इस तरह का इंस्पेक्शन हो रहा है स्कूल का, या कोई अवार्ड इस तरह का कोई दिया जा रहा हो बच्चों को, तभी पहनते थे। तो थोड़ा सा उसका सरप्राइज हुआ। फिर उसने देखा कि पीछे जो लोग हैं उनकी जो कुर्सियां हैं, उनके पीछे देखा कि जो कुर्सियां अक्सर खाली रहा करती थी, आज उनमें गांव के बुजुर्ग लोग आए हैं। उनमें जैसे हौशर हैं, आपका मेयर हैं, पुराने पोस्ट मास्टर हैं, और इन सब लोगों ने ज़्यादातर जो प्रीमियर बुक होती है, स्टार्टिंग की जो बुक होती है जब हम शुरुआत करते हैं स्कूलिंग की, तो उसकी किताबें अपनी गोद में रखी हुई हैं और उनके ऊपर अपना चश्मा रखा हुआ है और उसको ध्यानपूर्वक वो सुन रहे हैं। और इन सब के बीच में जो एम हेबल सर हैं वो फिर बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि बच्चों, आज हमारा जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो हमारी फ्रांस की भाषा है, उसका आज अंतिम अध्याय है, कल से आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये खबर सुन करके जो फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये क्या खबर सुना दी, अभी तो मेरे को पार्टिसिपल का या फ्रेंच लैंग्वेज का कुछ ABCD भी ढंग से नहीं आता, और अब मेरा जो अपना अधिकांश समय है वो जो चिड़ियाएं होती हैं, उनके जो घोंसले होते हैं, उनको अंडों को तोड़ने में या पकड़ने में या इन सब चीज़ों में गुजारा, जो फिसलन वाला गेम होता है उसको खेलने में अपना समय बिताया, और मैं अपना ध्यान इधर उधर ही लगा के रखा और मैंने कभी इस पढ़ाई पे ध्यान दिया ही नहीं। और जब मैं कुछ ध्यान देना चाहता हूँ तो अचानक से ये ऐसी खबर आ रही है कि जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद वो बच्चे को बोलते हैं, इसी उधेड़ बुन में वो रहता है कि भाई ये क्या हो गया। इस बीच में उसे ध्यान आता है कि मुझे गुरुजी ने मेरा नाम पुकार लिया है और कहा है कि फ्रेंच आप क्या करिए, अपना जो मैंने पार्टिसिपल का दिया था आपको याद करने के लिए, उसको समझाइए। यहाँ पर एक मैसेज और है कि जो एम हेमल सर हैं वो अपना कर्तव्य, जो उनकी मॉरल ड्यूटी है, जो उनका नैतिक कर्तव्य है पढ़ाने का, उसको नहीं भूले हैं। वो कंटिन्यूसली उस पर फोकस कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो आपका पहला दिन है या आपका अंतिम दिन है। जिस तरह से आपने अपने पहले दिन अपने कर्म को अंजाम दिया ईमानदारी से, उसी तरह से वो अपने अंतिम दिन भी अपने कर्म को उसी तरह से निभा रहे हैं जैसे पहले दिन निभा रहे थे। ये भी एक मैसेज है कि हमेशा अपने कर्म पथ को ईमानदारी से पूरा कीजिए, जैसे यहाँ पर एमएमएल सर कर रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि आप पार्टिसिपल सुनाइए। बच्चा जैसे ही खड़ा उठा फ्रेंच, तो वो बोल भी नहीं पाया, एक दो अक्षर भी नहीं बोल पाया उसके, और वो उसने टाइट से मेज को पकड़ा और उसने अपना सर झुका लिया क्योंकि वो शर्मिंदा था, क्योंकि उसने कुछ भी याद नहीं किया था। फिर एमएमएल सर उनको बैठने को बोलते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए, हमें अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी मातृभाषा नहीं आती है तो निश्चित तौर पर जो जर्मन लोग हमारे देश में आएंगे और हम पे जो अल्सैक है इस पे जो कब्जा करेंगे, उसके बाद उन्हें हमें ये कहने का पूरा अधिकार है कि अगर आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती है तो फिर आपको क्या आता है, फिर आप किस बेस पे कहते हैं कि हमारी मातृभूमि है। तो ये सब उन्होंने समझाया, और ये समझाने के साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बेटे फ्रेंच आपका ही दोष नहीं है अगर आपको नहीं आ रहा तो, इसमें आपके माँ बाप का भी दोष है, क्योंकि उन्होंने आपको छोटी उम्र में ही या कम उम्र में ही, या कहिए कि आपको पैसा कमाने के लिए फार्म में, फैक्ट्रीज में, इन सब में भेज दिया ताकि आप उनके साथ थोड़ा हेल्पिंग हैंड बने, थोड़ा मदद करें। तो उनका भी दोष है। दूसरा दोष मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार आपको बच्चों को कहा कि जाओ आप जाके सिंचाई करिए, फूलों में पानी दीजिए। ये कभी मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं भी आपको छुट्टी दे दिया करता था। तो इसमें मैं भी उतना ही दोषी हूँ, आप भी है और आपके पेरेंट्स भी है। ये सब हम सब का दोष है। और अगर हम अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर पे जो भाषा की ताकत होती है वो ये होती है कि वो आपको गुलामी की जो बेड़ियां होती है, जो आपका जेल होती है, उसकी चाबी होती है आपकी मातृभाषा। मतलब
जैसे भारत में भी अगर आपने पाया होगा तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें हमारे कवियों का, हमारे लेखों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे आज भी अगर आप देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इस तरह की जो कविताएं बनाई गई उससे आदमी के अंदर एक इंस्पिरेशन आई है। और भाषा एक ऐसा माध्यम है जो बहुत जल्दी सर्कुलेट होता है, बहुत तेजी से जाता है। तो अगर आपके अंदर वो भाषा है तो वो आपके संस्कृति है, वही आपकी सभ्यता है। तो अगर आप अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर आप अपनी संस्कृति को मजबूत करते हैं और अपनी सभ्यता को कंटिन्यू करते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज का क्या महत्व है। उसके बाद जब ये सिनेरियो चलता है और एम अहमद सर ये सब बोलते हैं बच्चों से, उसके बाद जो बच्चा होता है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं और एम अहमद सर क्या करते हैं कि अपनी जो ग्रामर का चैप्टर है उसको शुरू करते हैं और ग्रामर के चैप्टर को प्रारंभ करने के बाद वो पढ़ाना शुरू करते हैं। और उन्होंने जो किताबें लाए हैं, वो कॉपियां लाई हैं, उनमें उन्होंने अल्सैक और फ्रांस का चित्र बनाया हुआ है और वो इस तरह से सबको एक एक नोटबुक दी गई है जिसमें अल्सैक फ्रांस लिखा और कलर्ड तरीके से लिखा है, जैसे लग रहा है कि जैसे कोई झंडा हो और वो लहरा रहा हो पूरी क्लासरूम में। और उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। सब बच्चे अपना पढ़ाई में फोकस करते हैं, ध्यान देना शुरू करते हैं। क्लासरूम में मच्छर, ये भौरे, इंसेक्ट्स की आवाजें आती हैं, ठीक है। आपका जो कबूतर है वो आता है ऊपर से, वो भी देख रहा होता है, उसकी भी आवाजें आती है। लेकिन केवल उस क्लासरूम में उन बच्चों के जो पेन चल रहे थे उसकी आवाजें आ रही थी और बाकी कोई भी जो अन्य आवाजें थी उन पर कोई फोकस नहीं कर रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सबके सब लोग अपने काम पर फोकस कर रहे थे और आज पहली बार उनको लग रहा था कि चीज़ें हमारे समझ में बहुत आसानी से आ रही हैं और बहुत अच्छा से हम समझ पा रहे हैं। गुरुजी आज बहुत अच्छा समझा रहे हैं और हम अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो गुरुजी पहले भी वैसे समझाते थे, लेकिन अंतर ये था कि आज लास्ट लेसन है तो हम चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर पा रहे थे, इसलिए हम ज़्यादा अच्छे समय से समझ पा रहे थे। ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कई बार जब हमको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो शायद उसका कारण ही होता है कि हमारा जो अटेंशन है, जो हमारा फोकस है वो थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा भटक रहा है, वैशिलेट हो रहा है लोलक की तरह। इसलिए शायद हम चीज़ों को उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे। अगर हम चीज़ों पे फोकस करते हैं तो चीज़ें हमें जल्दी समझ में आती हैं। ये मैसेज देने की कोशिश भी की है लेखक ने। उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद सारे के सारे जो लोग हैं वो अपनी जो उनका डिवोशन है एम अहमद सर का, उसके प्रति उनकी जो 40 सालों की सेवा है उस विद्यालय के प्रति, उसको एक सैल्यूट करने के, रिस्पेक्ट देने के लिए भी आए हैं कि भाई आपने 40 साल जो दिए हैं इस स्कूल में उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको धन्यवाद करने भी आए हैं और साथ में जो उनका ग्रेटिट्यूड है उस स्कूल के प्रति और अपने देश के प्रति उसको शो करने भी आए हैं। उसके बाद इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है और जो जब सब लोग काम कर रहे होते हैं तो एम अहमद सर देखते हैं और चारों तरफ देखते रहते हैं और चीज़ों को अपने मन में बसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज मेरा ये अंतिम दिन है स्कूल में। तो जितनी भी यादें हो सकती हैं, हॉप वाइन का पेड़ है, जितने भी वहाँ पेड़ पौधे थे जो पहले छोटे थे आज बड़े हो गए हैं, हॉप वाइन का जो लताएं थी वो ऊपर तक चली गई हैं और ये सब चीज़ें काफ़ी बड़ी हो गई हैं। जो चेयर और टेबल हैं उनके जो सरफेस हैं वो काफ़ी चिकने हो गए क्योंकि बच्चों ने उसमें बैठ के वो इस तरह से हो गए। मतलब ये सब चीज़ें बदली हैं वहाँ पर पे, लेकिन उनका जो मन है, ठीक है, वो आज भी उसी तरह से उसको जीता है जैसे उन्होंने पहले दिन जिया था। ये सब वो देख रहे हैं। फिर हौसर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको रोना आता है, वो अपनी बातों को बुदबुदा कर बोलते हैं, कांपती आवाज़ में बोलते हैं और अपनी बातों को प्रॉपरली नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनको भी इस बात का दुख है कि आज एम अहमद सर का भी आखिरी दिन है स्कूल में। और इस प्रकार से सब के सब अपने काम को करते हैं। इसी बीच में 12 बज चुका होता है और जो पर्शियन आर्मी जो ड्रिल के लिए गई थी वो वापस आती है और उनको लगता है कि आज हमारा अंतिम दिन है। और जो उनकी बहन है वो ऊपर उसको सामान को खिसकाने की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि उनका आज अंतिम दिन है, वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं, उनको कल वहाँ से जाना है। तो ये सब वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं एम अहमद सर और ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, चौक उठाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं और बोर्ड पर लिख देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, जितने बड़े अक्षरों में हो सकता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम हमेशा एक देश के रूप में जाने जाओ। अगर आप गुलाम हो जाते हैं तो फिर आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है, तो आप हमेशा एक देश के रूप में जाने जाओ, आपको एक देश के रूप में जाना जाए और आप हमेशा इसी तरह से चलते रहो। और फिर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और सबको कहते हैं कि आपका
जो आज की क्लास है वो पूरी होती है। इस तरह से ये कहानी द लास्ट लेसन इस तरह से पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।